वंस अगेन वेलकम टू एपीएस क्लासेस। इस वीडियो में भी हम शिक्षण अधिगम से संबंधित कुछ एमसीक्यू को करने जा रहे हैं, तो ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे और अपने दोस्तों को शेयर भी करेंगे। लाइक करें अच्छा लगे तो। और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है या फिर कोई डाउट होता है या फिर कुछ और पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिख कर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। जो पहला सवाल है, क्या कह रहा है, शिक्षण अधिगम करवाते समय कौन कौन से तरीके उपयोग में लिए जाते हैं। क्या कह रहा है, कौन कौन से तरीके उपयोग में लिए जाते हैं, कहाँ शिक्षण अधिगम करवाते समय जब पढ़ाया जाता है तो कौन कौन से तरीकों को लिया जाता है। सरल से जटिल कर्म, नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंध करना, संबंधित अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग। तो देखो भाई, यहाँ तीनों प्रयोग में लिए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो रहा है। सरल से जटिल कर्म, नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित, अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, अर्थपूर्ण अधिगम की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। क्या कह रहा है, अर्थपूर्ण अधिगम की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो कौन सी प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है। यहाँ पे कौन सी प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है। अधिगम अर्थपूर्ण जो अधिगम होती है वो मानसिक प्रक्रिया होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है, अधिगम का मुख्य घटक है। कह रहा है अधिगम का मुख्य घटक है, तो इसमें से कौन सा अधिगम का मुख्य घटक है। उद्दीपक है, लक्ष्य है, बाधाएं हैं और प्रेरणा है। कौन सा मुख्य घटक है। तो यहाँ पे हम मुख्य घटक की बात करेंगे। अगर मेन कंपोनेंट की बात करें तो ये जो अभिप्रेरणा है ये अधिगम का मेन कंपोनेंट होगा, मुख्य घटक होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो रहा है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा विकल्प मानसिक विकास के साथ संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सा विकल्प मानसिक विकास के साथ संबंधित नहीं है। ध्यान देंगे, क्या पूछ रहा है, संबंधित नहीं है, कौन सा मानसिक विकास के साथ। क्या ये विकल्प, यहाँ पे 4 विकल्प दिए हैं और ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा मानसिक विकास के साथ संबंधित नहीं है। तो पहले पढ़ें, दूसरों पर निर्भरता, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, कल्पना की सजीवता, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। तो यहाँ देखेंगे सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता ये भी संबंधित है, कल्पना का सजीवता ये भी संबंधित है, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता ये भी संबंधित है। यहाँ पे संबंधित क्या नहीं है, दूसरे पर निर्भरता। यहाँ पे दूसरे पर निर्भर होना ये जो है मानसिक विकास के साथ संबंधित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो रहा है। क्या कि दूसरों पर जो निर्भरता होती है वो मानसिक विकास के साथ संबंधित नहीं है। चलिए आगे 5वें सवाल पे चलते हैं। 5वां सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है अधिगम में सबसे पहले भूमिका होती है। अधिगम में सबसे पहले किसकी भूमिका होती है, किसकी भूमिका होती है, आत्मीकरण की भूमिका होती है। ये जो हम क्लास लेंगे तो वहाँ पे आपको हम विस्तृत रूप से बताएंगे कि किसकी भूमिका कब होती है। तो यहाँ पे देखेंगे अधिगम में सबसे पहले जो भूमिका है वो आत्मीकरण की होती है, उसके बाद समायोजन, अनुकूलन और अनुक्रिया की होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए, आत्मीकरण ही अधिगम की सबसे पहली भूमिका है। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यदि ज्ञान को एक संरचनात्मक प्रतिमान में न प्रस्तुत किया जाए। क्या कह रहा है, संरचनात्मक प्रतिमान में न प्रस्तुत किया जाए तो वह शीघ्र ही क्या हो जाएगी, विस्मृत हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर किसी ज्ञान को हम अगर संरचनात्मक प्रतिमान में प्रस्तुत न करें तो वो भूल जाएगा, विस्मृत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, चलिए बढ़ते हैं। शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए। क्या कह रहा है, शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए। तो सरल से जटिल होना चाहिए। ठीक है, शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए, सरल से कठिन के तरफ, यानी कि सरल से जटिल, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो रहा है। चले आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ऑडियो विजुअल सामग्री का प्रयोग करते हुए किस सूत्र का पालन करना चाहिए। ऑडियो विजुअल माने श्रव्य दृश्य सामग्री की बात कर रहा है, जहाँ पे वीडियो भी दिखाई दे और ऑडियो क्लिप भी दे। तो ये किस सूत्र का पालन करना चाहिए, कौन से सूत्र का पालन करना चाहिए, मूर्त से अमूर्त के तरफ। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9, अधिगम होता है। अधिगम क्या है भाई,
सक्रिय अधिगम क्या है, नहीं, अधिगम होता है किस प्रकार से होता है, सक्रिय रहकर होता है, निष्क्रिय रहकर होता है, शांत रहकर होता है, सक्रिय और निष्क्रिय रखें, ऐसा होता है क्या। तो अधिगम जो होता है वो सक्रिय रहकर ही हम कुछ सीख सकते हैं। अगर हम शिथिल हो गए हैं तो सीखने की जो हमारी प्रवृत्ति है वो कम हो जाएगी या फिर धीरे धीरे ख़त्म ही हो जाती है। इसलिए हमको हमेशा सक्रिय रहकर ही सीखना होता है, इसलिए अधिगम सक्रिय रहकर सीखना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, प्रश्न ये है, सीखने का सिद्धांत किस पर आधारित है। सीखने का सिद्धांत किस पर आधारित है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं और पूछ रहा है कि किस पर आधारित है। जियो और जीने दो, इस पर भाई ऐसा तो है नहीं कि सीखने का सिद्धांत जियो और जीने दो पर आधारित है। करो या मरो, ये भी नहीं है। ये सारे स्टेटमेंट की नेताओं, ये जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्हीं के द्वारा दिया गया है, जियो जीने दे, करो मरो। ठीक है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, सीखने का सिद्धांत किस पर आधारित है, प्रयत्न और भूल पे। किस पे, प्रयत्न और भूल पे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए ऐसे ही हम सीक्यू जानने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें एपीएस क्लासेस के साथ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।